हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी के वेरी इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से जानेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे आप जरूर याद कर ले, जरूर देख ले। इससे पहले भी मैंने चैनल में सेट 1 और सेट 2 अपलोड किया है, आप उसे भी देख ले। ये तीनों सेट आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 40 एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू ऑप्शन ए लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी साझेदारों की पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ब्याज खाते में इंटरेस्ट अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो साझेदारों की पूंजी खाते में जो ब्याज दिया जाता है, ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो उसे साझेदारों की पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रकृति की ख्याति का स्तर उच्च होता है। गुडविल ऑफ नेचर हैज हाई लेवल। ऑप्शन ए बिल्ली, कैट, ऑप्शन बी चूहे, रैट, ऑप्शन सी कुत्ते, डॉग, या ऑप्शन डी खरगोश, रैबिट। ख्याति की प्रकृति के बारे में बात हो रही है। तो ख्याति की प्रकृति 4 प्रकार की होती है। कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, चूहे की प्रकृति की ख्याति और खरगोश की प्रकृति की ख्याति। इन चारों में सबसे ज्यादा बिल्ली की प्रकृति की ख्याति का मूल्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी ऐच्छिक वॉलंटरी, ऑप्शन सी अंशतः अनिवार्य पार्टली कंपलसरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। साझेदारी व्यापार में साझेदारी अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा दोनों को मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त पूंजी कंपनी है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑप्शन ए वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन बी प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल पर्सन, ऑप्शन सी सामान्य व्यक्ति जनरल पर्सन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि कंपनी का निर्माण विधान यानी कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, और यह कृत्रिम व्यक्ति इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति की तरह कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, अपने नाम से अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। इस प्रकार ये एक व्यक्ति की तरह सारे कार्य कर सकती है, और चूंकि इसका निर्माण विधान या कानून के द्वारा होता है, इसलिए इसे वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी विविध नियम 10 2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। According to Rule 10 of Company Miscellaneous Rules 2014, the maximum number of members in a partnership shall be option A 50, option B 10, option C 15, या option D इनमें से कोई नहीं, none of these। कंपनी विविध अधिनियम 10 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऋण पत्र धारियों को प्राप्त होता है। डिबेंचर होल्डर्स गेट ऑप्शन ए ब्याज इंटरेस्ट, ऑप्शन बी लाभांश डिविडेंड, ऑप्शन सी कमीशन, या ऑप्शन डी लाभ प्रॉफिट। ऋण पत्र धारियों को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर ऑप्शन ए तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन सी निष्पादन अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत एक्टिविटी रेशियो आता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन बी 20। तो एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, और अधिकतम संख्या कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए अधिकतम संख्या असीमित होती है, उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन न्यूनतम संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। उनके इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर
द एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर, ऑप्शन ए पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन बी नए लाभ विभाजन अनुपात में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी पूंजी अनुपात में, कैपिटल रेशियो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके जो संचित लाभ या हानि होते हैं जो साझेदारों द्वारा बांटे जाते हैं उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऋण पत्र है, डिबेंचर इज अ, ऑप्शन ए ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी नगद का प्रमाण पत्र, कैश सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी साख का प्रमाण पत्र, क्रेडिट सर्टिफिकेट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऋण पत्र जो है वो ऋण का प्रमाण पत्र होता है, लोन सर्टिफिकेट होता है। कंपनी द्वारा जब ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर निर्गमित किए जाते हैं तो जो व्यक्ति ऋण पत्र या डिबेंचर को खरीदता है वह एक निश्चित अमाउंट उस कंपनी को देता है जो कि एक तरह का ऋण होता है, लोन होता है, और कंपनी द्वारा उसे एक ऋण का प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है क्योंकि ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी का निर्माण साधारणतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, ऑप्शन ए जनता की सेवा करने के लिए, फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द पब्लिक, ऑप्शन बी लाभ कमाने के लिए, अर्निंग प्रॉफिट, ऑप्शन सी सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए, फॉर बेनिफिटिंग द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कंपनी का निर्माण साधारणतः लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? ए कंपनी कैन इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट? ऑप्शन ए संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन बी अंश पूंजी शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंशहरण या जब्त खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, ऑप्शन ए चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, ऑप्शन बी संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन सी संचय पूंजी खाता के अंतर्गत शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ऑप्शन डी आरक्षित ऋण के अंतर्गत अनसिक्योर्ड लोन। अंशहरण खाते के शेष को बैलेंस शीट में संचय एवं अधिशेष मद यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस, ऑप्शन बी लंबवत या शीर्ष विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी क्षैतिज या समांतर विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो समरूप विवरण यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट को शीर्ष विश्लेषण यानी कि वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है? इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज assumed to be equal to, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100, या ऑप्शन डी 1000। तो समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को 100 के बराबर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? Which of the following is not a part of financial statement of a company? ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ऑप्शन सी लेजर खाता, लेजर अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है यहाँ पे लेजर खाता, क्योंकि लाभ हानि खाता भी विवरण का भाग है और आर्थिक चिट्ठा भी विवरण का भाग है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंशहरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ, ऑप्शन ए गैर चालू दायित्व के साथ, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ऑप्शन बी चुकता पूंजी के साथ, पेड अप कैपिटल,
ऑप्शन सी सामान्य कोष के साथ जनरल रिजर्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को पेड अप कैपिटल के साथ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चालू खाता है, करंट अकाउंट इज ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ पे चालू खाता का अर्थ है चालू पूंजी खाता, और पूंजी खाता पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? Which of the following assets is not taken into consideration in calculating asset test ratio? ऑप्शन ए रोकड़ कैश, ऑप्शन बी प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन सी रहत्या इन्वेंट्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एसेट टेस्ट रेशियो की गणना करने समय स्टॉक को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, ऑप्शन ए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी नए लाभ विभाजन अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी समान अनुपात में इक्वल रेशियो, या ऑप्शन डी पूंजी अनुपात में कैपिटल रेशियो। तो पुनर्मूल्यांकन खाता और लाभ हानि समायोजन खाता का जो बैलेंस होता है वो पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, संचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑप्शन ए लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन बी निष्पादन अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन सी शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो संचालन अनुपात जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू, ऑप्शन ए अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी अंश आहरण खाता शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ऑप्शन सी लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या ऑप्शन डी सामान्य संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट। तो हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर जो छूट होता है उसे अंश आहरण खाता शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर, ऑप्शन ए संचालकों के लिए डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी प्रबंधक के लिए फॉर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी अंशधारियों के लिए फॉर शेयर होल्डर, या ऑप्शन डी अंकेक्षकों के लिए फॉर ऑडिटर्स। तो कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो अंशधारियों के लिए जारी की जाती है। अंशधारियों को बताया जाता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से कि कंपनी की स्थिति, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। When a company issues shares at a premium, amount of premium may be received by the company. ऑप्शन ए आवेदन राशि के साथ along with application money, ऑप्शन बी आवंटन राशि के साथ along with allotment money, ऑप्शन सी याचनाओं के साथ along with calls, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी भी के साथ along with any of the above। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि कंपनी प्रीमियम की राशि आवेदन के साथ भी मांग सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी मांग सकती है, या अन्य कॉल के साथ भी मांग सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ख्याति गुडविल, ऑप्शन बी अधिलाभ सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन सी अधिशेष सरप्लस, या ऑप्शन डी असामान्य लाभ एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को गुडविल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लाभ व हानि खाते को भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट, ऑप्शन बी आय विवरण इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी परिचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आय विवरण भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, ऑप्शन ए स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट, ऑप्शन बी चालू संपत्ति करंट एसेट,
ऑप्शन सी वास्तविक संपत्ति रियल एसेट, या ऑप्शन डी पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती जो है वह पूंजीगत हानि है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आदर्श चालू अनुपात है द आइडियल करेंट रेशियो इज ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 3:2 या ऑप्शन डी 3:4। तो आइडियल करेंट रेशियो जो है वो 2:1 होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 10 रुपया वाला समतांश 10 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। If equity share of ₹10 each is issued ₹10 each, it is called option A सममूल्य पर निर्गमन issued at par, option B अधिमूल्य पर निर्गमन issued at premium, option C कटौती पर निर्गमन issued at discount, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, none of these। तो जब 10 रुपया वाला शेयर को 10 रुपया में ही इशू किया जा रहा है, यानी कि उसके अंकित मूल्य पे ही इशू किया जा रहा है, तो वैसे निर्गमन को सममूल्य पर निर्गमन issued at par कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाता है। इफ गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू ऑप्शन ए लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के खाते में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ऑप्शन डी शेष साझेदारों के खाते में, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस शीट में विद्यमान गुडविल की बात हो रही है, तो बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल पहले से विद्यमान है, पहले से है, तो उस पर सभी साझेदारों का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इस स्थिति में ख्याति की राशि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? ऑप्शन ए प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल, ऑप्शन बी आयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन सी अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल, या ऑप्शन डी निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। तो कंपनी की पंजीकृत पूंजी होती है अधिकृत पूंजी, क्योंकि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उस समय पार्षद सीमा नियम में अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है, इसलिए पंजीकृत पूंजी अधिकृत पूंजी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्व की राशि 25,000 है तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी? When current ratio is 2:5 and the amount of the current liabilities is ₹25,000, what is the amount of current assets? यहाँ पे चालू संपत्ति का अमाउंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,000। क्वेश्चन नंबर 34, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रीपेड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेनिंग अंडर, ऑप्शन ए परिवर्तनशील आधार पर फ्लक्चुएटिंग बेसिस, ऑप्शन बी स्थायी आधार पर फिक्स्ड बेसिस, ऑप्शन सी दोनों परिस्थितियों में, इन बोथ ऑफ दिस सिचुएशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। साझेदारों द्वारा चालू खाता तभी बनाया जाता है जब उनकी पूंजी स्थायी होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जब साझेदार अपनी पूंजी स्थायी आधार पर रखते हैं तो वहां पर वे दो प्रकार के खाते बनाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? Which of the following is not a cash outflow? ऑप्शन ए लेनदारों में वृद्धि इंक्रीज इन क्रेडिटर, ऑप्शन बी पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी स्कंध में वृद्धि इंक्रीज इन स्टॉक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो रोकड़ बहिर्वाह नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि कैश का आउटफ्लो नहीं है, किसके द्वारा नहीं होगा? तो लेनदारों में वृद्धि होने पर कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाए तो वे कहलाते हैं। इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल्ड, दीज आर ऑप्शन ए चालू संपत्ति करंट एसेट, ऑप्शन बी चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन सी विनियोग इन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन डी स्थिर संपत्ति फिक्स एसेट्स। तो यदि खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों के तुरंत नहीं रद्द किया जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कार्यशील पूंजी है वर्किंग कैपिटल इज द, ऑप्शन ए रोकड़ तथा बैंक शेष कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी बैंकों से उधार ली हुई पूंजी कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक, ऑप्शन सी चालू संपत्ति व चालू दायित्वों में अंतर डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन डी चालू संपत्तियों व स्थायी संपत्तियों में अंतर डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों के बीच का अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, लाभांश सामान्यता पर दिया जाता है, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल,
ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल, या ऑप्शन डी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। तो लाभांश सामान्यतः पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। If at the time of admission of new partner, profit and loss account balance appear in the books, it will be transferred to ऑप्शन ए लाभ हानि समायोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन बी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ऑप्शन डी पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय अगर पुस्तक में कोई लाभ हानि का शेष बचा हुआ है, कोई बैलेंस बचा हुआ है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे सभी पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नाममात्र की पूंजी जानी जाती है। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, ऑप्शन अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो नाममात्र की पूंजी अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों एक ही है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से जाना। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो या जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।